तो बेस्ट ये होगा कि पहले आप जब भी डिसाइड करें कि हमें कोई पेट रखना है तो क्यों रखना है और कहाँ रखना है और कितने लोग उसको रखने के इच्छुक हैं, कितने नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अब सर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जी हाँ, जैसे बिल्कुल एक्सटर्नल डॉग फूड की बिल्कुल बात करें बिल्कुल। या फिर अपन सैरलक की बात करें, जी तो हाँ, ऐसे कोई घरेलू चीज़ें जो घर की 45 दिन के बच्चे को दिया जा बिल सकता। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पेट्स यानी कि हमारे फरी फ्रेंड्स, इनको लेकर हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जब हम कोई पेट अडॉप्ट करने जाते हैं, कि क्या हम पेट को अपने मतलब ढंग से पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, क्या वो हमारी फैमिली में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उसको अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हम उसकी अपब्रिंगिंग के समय उसकी जो वैक्सीनेशंस होती हैं या उसके जो फूड्स होता है उनको लेकर हम प्रॉपर केयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारी सवाल होते हैं, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे दिलों से जुड़ा रहता है और हमारे मन से जुड़ा रहता है, और हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बट कहीं हम डरते हैं थोड़ा सा, हम जब पेट को अडॉप्ट करने की सोचते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आप सुन रहे हैं द अंकुर वार्शिनी शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जयपुर के एक रिनॉन्ड वेट सर्जन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रईस। और उनसे हम आज सारी चीज़ें, जितनी हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मन में सोच है कि हमें पेट अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें तो क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, और नहीं किया तो आपके जो मन में सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज जितनी भी हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी सॉल्यूशंस हम करें इस प्रॉब्लम्स का। ओवर टू यू सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल। और सब खैरियत है? सब बिल्कुल खैरियत है सर, रमज़ान चल रहे हैं और सब माशाल्लाह सब बढ़िया ठीक। सर। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पेट किस पेरेंट्स को पालना चाहिए, पेट पेरेंट कौन बन सकता है? पहली चीज़ तो इंडिया में ख़ास तौर से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर पेट्स को लेके बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। किसी को पता ही नहीं हमें पेट पालना क्यों है। ये कॉज़ कोई नहीं जानना चाहता। एक सब्ज़ी की तरह लोग जाते हैं, बाज़ार जाते हैं कि हाँ, ये वाला ब्रीड हमें पसंद आ गया, हमें ले लिया। ये चीज़ नहीं है कि आप पेट को क्यों पालना चाहते हैं। आप उसको एज़ ए कंपेनियन पालना चाहते हैं, आप उसको एज़ ए स्पोर्ट्स ब्रीड पे पालना चाहते हैं, आप उसको कोई शो डॉग के लिए पालना चाहते हैं, या फिर आपने उसको वॉच डॉग के लिए पालना है। ये कोई नहीं दिखता। आपका घर कितना बड़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग चाहते हैं कि पेट पालें, कितने लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि 4 आदमी घर में चाहेंगे कि हम पाल लें और 4 आदमी डरते रहेंगे उससे लाइफ लॉन्ग। तो वो सिचुएशन को आपको ओवरकम करना होता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने पेट्स कौन सा पालना है। अब आपका घर छोटा है, अब आप चाहें कि मैं जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर पालूँ, जिसके लिए उसके लिए वॉकिंग स्पेस ही ना आप फुलफिल कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं पेट्स को रखने में। तो बेसिकली ये है कि हमें अपने घर की सिचुएशंस, घर हमारी फैमिली की सिचुएशन को देखकर ही हमें पेट को अडॉप्ट ऑब्वियसली। करना चाहिए। और क्यों पालना है, सबसे मेन सवाल ये है कि आपने पालना क्यों है। कि हाँ। आप उसको एज ए कंपेनियन पाल रहे हैं कि हाँ, मुझे एक साथी की ज़रूरत है। आपके घर में बच्चा है आपका, वो अकेला रहता है, उसके लिए आपको कंपेनियन की ज़रूरत है। अब कंपेनियन में अलग अलग ब्रीड्स होते हैं। आपने कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा कंपेनियनशिप करती है। कुछ वॉच डॉग्स होते हैं जो कंपेनियनशिप वाले, उनको वॉच डॉग्स जैसे डोबरमैन है, आप उनको कंपेनियन एज ए कंपेनियन नहीं पाल सकते। उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ा ग्राउंड चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी चाहिए। जैसे ग्रेट डेन है, इनको लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं, ये आप छोटे से घर में नहीं पाल सकते। लेकिन हम तो वो जो मैंने पहले लाइन कही कि हाँ, हम सब्जियों की तरह कई बार पसंद आती है कि आज हमने ये सब्ज़ी खानी, उसी तरह हम ब्रीड भी वही चूज़ करते हैं। किसी दुकान पे गए और वहाँ पर हमने देखा कि हाँ, लैब्राडोर सुंदर लग रहा है, या फिर डाल्मेशियन सुंदर लग रहा है, ग्रेट डेन का बच्चा सुंदर लग रहा है, या साइबेरियन हस्की का बच्चा सुंदर लग रहा है। जिसको भी पसंद आया, जो पसंद आया वो हमने ले लिया उस दिन। आगे के क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, ये कोई नहीं सोचता है। तो बेस्ट ये होगा कि पहले आप जब भी डिसाइड करें कि हमें कोई पेट रखना है तो क्यों रखना है और कहाँ रखना है और कितने लोग उसको रखने के इच्छुक हैं, कितने नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अब बीइंग अगर बात करें फर्स्ट टाइम जो पेट ओनर होते हैं, तो जी हाँ। उनके लिए कहते हैं कि कोई स्पेशल जो ब्रीड है जो आप रिकमेंड करें कि वो उन्हीं को सबसे पहले रखें। जनरली जो हाइपर ब्रीड डॉग्स होते हैं, जी जैसे जी। अगर हम रॉटवीलर की बात हाँ करें, हाँ। तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, हाँ, क्योंकि अब अगर बिल्कुल आप एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल। ऐसी कोई आपके मन में जो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि भाई ऐसी कोई ब्रीड जिसको
एक पहला पेट पेरेंट मतलब पहली बार भी बन रहा है, जी जी कोई जी। रिकमेंड करना चाहें आप? अभी जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4-5 ब्रीड हैं जो बड़ी मोस्ट कॉमन ब्रीड हैं जिनको कोई भी पेट ओनर पाल सकता है, जिसमें सबसे पहले तो हम लैब्राडोर का नाम लेंगे। लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर रिट्रीवर जो है सबसे फेथफुल डॉग एज ए कंपेनियन। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बीगल की, बीगल की, मोस्ट लवेबल डॉग। इनफैक्ट मुझे इतना पसंद है कि मेरे हर जगह बीगल का फोटो है मेरे सारे उसमें, अच्छा। और बड़ा अफेक्शनेट होता है वो, प्यार मतलब करवा लेगा आपसे, आप नहीं भी करना चाहोगे तो आपके पास वो आके प्यार करवा लेगा। उसके बाद में पग आते हैं, उसके बाद में आपका जर्मन शेपर्ड भी काफ़ी कॉमन है, और बाकी तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पालना मतलब ये चाहें। चार ये बेसिकली चार अगर देखा बेसिकली जाए तो हाँ, फर्स्ट ये टाइम ओनर कॉमन के है, लिए, क्योंकि कर जनरली सकते हैं हाँ, क्योंकि लोग बाग पहली बार जब अडॉप्ट करने की सोचते हैं तो हर चीज़ उनके मन में रहती है कि ऑब्वियसली। यार कि मतलब हम कोई ऐसी हाइपर ब्रीड ना पाल लें कि भाई कल को किसी को बिल्कुल अटैक कर ले, हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए हम लोग लैब्राडोर, आपके जर्मन शेफर्ड हो गया जर्मन और शेपर्ड, बीगल हो गया, बीगल है, पग है। पग है, हाँ और मतलब हम लोग ये छोटी जो ये। ब्रीड्स हैं इनको और एक और ब्रीड जो पहले काफ़ी पॉपुलर थी, इन दिनों थोड़ी कम पॉपुलर है, पोमेरियन, पोमेरियन। पोमेरियन ब्रीड हाँ बिल्कुल, तो वो अभी ऐसा हो रहा है धीरे धीरे शायद वो वापस आ अपना रही है, वो वापस आ रही वापस है, आ रही क्योंकि है। काफ़ी टाइम से ना बहुत सारे लोग उसको, या तो पता नहीं क्यों लोगों के मन में क्रेज कम हुआ है, वरना पहले काफ़ी सारे पोमेरियन नज़र आते थे, अब नज़र हाँ, धीरे धीरे अब कम हो कम गए। नज़र आने इनफैक्ट लगे हैं मूवीज में भी ज़्यादातर काफ़ी। डॉग्स जो दिखाए हाँ, जाते थे वो हम पोमेरियन ही आपके हैं दिखाए जाते कौन थे। हाँ हाँ मूवी हाँ, का तो मेन बहुत सारी कैरेक्टर मूवीज में है। सर मैंने देखा कि वहाँ पे पोमेरियन ही है, बिल्कुल, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का तो कोई इनका नामो नाम ही निशान नहीं होता, हाँ, पोमेरियन ज़्यादा दिखाई ज़्यादा देते दिखाया हैं जाता है। और आजकल अभी एक शिट्जू नई चालू हुई है शिजू। ब्रीड, हाँ वो बिल्कुल भी एक पोमेरियन का ही मतलब बिल्कुल। लगभग वैसा ही रूप या है, आप ये कह सकते हो कि हाँ उसने धीरे धीरे करके पोमेरियन को वो रिप्लेस कर रिप्लेस दिया। कर दिया है। क्योंकि हाँ मैंने अभी देखा हमारे नियर बाई में भी ज़्यादातर लोग शिट्जू शिजू, की तरफ ज़्यादा जा रहे बस हैं। उसका रख रखाव थोड़ा सा वो है। क्योंकि हेयर्स की वजह से हाँ थोड़ा सा रख हेयर्स की रखाव वजह से। ज़्यादा रहेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि हम लोग ब्रीड्स, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल हमें स्टार्टिंग में कैसी ब्रीड्स को फॉलो करना चाहिए। अब चलिए जैसे हम बात करें कि कोई पेट पेरेंट है जिसने पहली बार अडॉप्ट किया बिल्कुल। और वो आपके कहे अनुसार जो आपने ब्रीड बताई उसमें से किसी को ले आता है वो, जी जी तो सबसे राइट एज क्या है किसी पपी को अडॉप्ट करने की? बिल्कुल। एक्चुअली ज़्यादातर हमारे यहाँ जो पपीज़ लिए जाते हैं वो, पहले तो ये होता था ब्रीडर्स काफ़ी लोग होते थे तो घरों में ब्रीडिंग करते थे, और उनसे अब क्या होता है, अब लोग परचेज करते हैं दुकानों से, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना ये एज होती है बच्चों की, और ज़्यादा एज पे बच्चे वो देते नहीं हैं, तो 1.5-2 महीने के आसपास का एज ठीक है। 2 महीने का, मेरे हिसाब से 2 महीने का बच्चा एक आप अडॉप्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। और जितना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जितना माँ के पास रहेगा, जितना माँ का दूध उसको मिलेगा, उतनी ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बीमारियों से लड़ने में उसकी ताकत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि कई तो जगह देखा है सर, बिल्कुल कोई बच्चों को 15-15 दिन का बच्चा भी ले आते हैं वो या फिर उसको गलत प्रैक्टिस है सर। बॉटल से दूध पिला रहे हैं। वो गलत प्रैक्टिस है। जितना माँ का दूध मिलेगा एटलीस्ट कम से कम 1 महीने तक तो माँ का दूध मिलना ही चाहिए, और उसके बाद में मैटरनल एंटीबॉडीज बॉडी में जब तक रहती हैं तब तक तो वो सेफ रहता है। उसके बाद जब फिर वैक्सीन का उसका शुरू हो जाता है, अब जब छोटा बच्चा हमारे पास लेकर आता है तो 45 डेज़ का मैक्सिमम हम रिकमेंड करते हैं कि 45 डेज़ का बच्चा होना चाहिए। 45 डेज का मतलब जी। एक आइडियल एज अगर 1.5 बात महीने करें का तो बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा होना चाहिए। होना चाहिए। माँ से उसको हम 1.5 महीने बाद ही अलग करें। बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर है। अब अगर वो ले आता है 1.5 महीने का ही फॉर एग्जांपल लेके आता है, तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या नेसेसरी हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे घर पे, और क्या उसका फूड जो होगा उस 1.5 महीने के बच्चे के लिए क्या रहेगा? देखिए मार्केट में जैसे आजकल जो चलन में है उसमें एक तो सेरेलैक है डॉग्स का, एक डॉग फूड भी है, इनफैक्ट घर का खाना भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो हम एक डाइट चार्ट बना के देते हैं जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए, जिसमें सेरेलैक भी शामिल होता है, डॉग फूड भी शामिल होता है। डॉग फूड जैसे स्टार्टर होता है, अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसे रॉयल कैनिन है, पेडिग्री है, पेट स्टार है, मैनकाइंड फार्मा जैसे, और अलग अलग कंपनियां फूड बनाती हैं जिसमें स्टार्टर अवेलेबल होता है छोटे बच्चों के लिए। उसको आपको पानी में भिगो के देना होता है क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं तो इसलिए उनको पानी में भिगो के दिया जाता है। कई लोग प्रैक्टिस ये करते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग पानी में भिगो के देना शुरू कर देते हैं, जबकि वो इसलिए दिया जाता है कि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस मैंने की है सर। मैंने मेरे डॉग के साथ ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करी है। हाँ, तो ये किसी को पता, मतलब लोग पूछते भी नहीं है, और कई हाँ। हमसे किसी ने पूछा नहीं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अच्छा। इसलिए देते हैं कि दांत नहीं होते हैं, वो तो चबाया नहीं जाता है, वो फूड थोड़े से हार्ड होते हैं, पानी भिगोने से वो सॉफ्ट हो सर जाता टू है। बी वेरी फ्रैंक मैंने दिया है।
जब तक मेरी पेट थी लाइफ, जब तक मैंने उसको डॉग फूड भिगो के ही दिया है, मेरा ये सोचना था पर्सनली हाँ। कि शायद भिगो के देंगे तो उसको आसान हो जाएगा डाइजेस्ट करना। नहीं ऐसा बीइंग जैसे हाँ, एक हाँ, साइंटिफिक बिल्कुल, अगर अपन वो सोचे आप हैं अपने तरीके से कि सही रोटी सोच को रहे अगर अपन पीस के खिलाएं तो जल्दी डाइजेस्ट होगी, तो वही हैं। अगर उस हिसाब से तो हमें भी रोटी भिगो के खानी चाहिए। हाँ वो तो सर सोचा नहीं हम ना, तो नहीं खाते ना। हम तो नहीं खाते ना वो, ये सर गलती तो हाँ ये तो हमने भी करी गलती अगर देखा जाए। बीइंग अगर मैं हाँ, अपनी बिल्कुल। बात करूँ तो तो ये ये है। आपने अच्छा हाँ, बताया कि हमें बिल्कुल। केवल जब तक वो छोटा है, जब छोटा तक जब दांत तक नहीं, उसको दांत चबाने लायक नहीं हो जाता है तब तक भिगो के दीजिए, क्योंकि चबाना ज़रूरी है डॉग्स के लिए। अगर वो चबाएगा नहीं और सीधा निगलने की प्रैक्टिस करेगा, कई डॉग्स जैसे निगलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनके टीथ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, दांतों में टाटर प्लेक और ये जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चबाते नहीं है। चबाते नहीं है। हाँ जी हाँ, तो ये चबाना हमारे लिए भी ज़रूरी है और डॉग्स के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। अब सर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जी हाँ, जैसे बिल्कुल। एक्सटर्नल डॉग फूड की बिल्कुल, बात करें बिल्कुल। या फिर अपन सेरेलैक की बात करें, जी तो हाँ। ऐसे कोई घरेलू चीज़ें जो घर के 45 दिन के बच्चे को दिया जा सके। बिल्कुल घर के जो घरेलू चीज़ें उनमें आप घर के 45 दिन के बच्चों में जो शुरू कर सकते हैं उनमें आप दलिया शुरू कर सकते हैं, दलिया, अच्छा। खिचड़ी शुरू कर सकते हैं, फ्रूट्स आप सारे दे सकते हैं अंगूर के अलावा। अंगूर नहीं देना है कभी भी बच्चों को, डॉग्स के बच्चों को। और उसके अलावा टमाटर थोड़ा सा अवॉइड करें। सब्जियां आप उबली हुई दे सकते हैं, कच्ची दे सकते हैं, आलू उबाल के दे सकते हैं आप। और स्किन ऑब्वियसली स्किन हटा के शकरकंदी दे सकते हैं, सब्जियां सारी दे सकते हैं इनफैक्ट, बट टमाटर ना दें। और फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, नेचुरल मीठा डॉग्स को दे सकते, सब दे सकते हैं। शहद दे सकते हैं डॉग्स को। हमारे यहाँ एक डाइट चार्ट हम बना के देते हैं, उसमें एक ये फूड का भी देते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं देनी, कौन सी देनी है। ये एप्पल, बनाना, पपाया, ये सारे फ्रूट्स आप दे सकते हैं। अच्छा तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, शुरू में छोटे बच्चे को जो ना आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। मतलब एक तरह से उसको ये नहीं कि उसका पेट भर जाए, उसको ये पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें खाने लायक है और मैं ये चीज़ें खा सकता हूँ। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे खाने के लिए। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो इस तरह से अपना डाइट चार्ट बैलेंस कर ले कि घर की जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको दे दे। आप उसको बॉयल्ड एग भी दे सकते हैं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो चिकन सूप उसको दे तो सकती है। 45 दिन का बच्चा पचा सकता है बिल्कुल पचा सकता है सर, आराम से पचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो डॉग फूड पचा सकता है तो वो घर की चीज़ें आराम से पचा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि डॉग फूड भी एक तरह से हाँ, बाकी चीज़ों का मिश्रण ही है। मिक्सचर करके बनाया जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे ये डॉग फूड्स की बात हो गई, तो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैक्सीनेशन का क्या स्केड्यूल रहता है सर आपके? वैक्सीन जो हम शुरू करते हैं वो 45 डे से शुरू करते हैं। 45 इसमें दिन हाँ बिल्कुल, इसमें अलग अलग डिजीज़ होती हैं डॉग्स में। कई मेनली जो प्रोन डिजीज़ है वो डिस्टेंपर है, कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ है, कैनाइन पार्वो डिजीज़ है और रेबीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एडिनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, लेप्टोस्पायरोसिस है, कैनल कफ है, कैनाइन कोरोना वायरस है। हमारे कोरोना से थोड़ा सा अलग होता है वो। उसमें किसी में डॉग्स में खून के दस्त और उल्टियाँ होती हैं। वो जानलेवा नहीं होता, बट बेहतर होगा कि उसका वैक्सीन भी होना ज़रूरी है। तो ये कुछ वैक्सीन है, जैसे 9-in-1 कहलाता है ये वैक्सीन। हाँ 8-in-1 और 9-in-1। हाँ DHPPIL बोलते हैं उसको। हाँ एंटी रेबीज़ होता है। कैनल कफ का वैक्सीन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है हमने। कैनल कफ का वैक्सीन बेसिकली होता है वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी जैसे हमें भी हो जाती है जो डॉग्स के थ्रू। तो दोनों की सेफ्टी के लिए, ओनर की सेफ्टी के लिए भी है और डॉग की सेफ्टी के लिए भी है। आपने देखा होगा कई डॉग ऐसे इंसानों बूढ़ों लोगों की तरह खांसते हैं, हाँ। तो वो चीज़, वो उनकी खांसी वो उसी वजह से तो होती ये है। उसी 45 डेज के पीरियड में लगती है? ये 45 to 3 months के बीच में दरमियान में 8 वैक्सीन लगती हैं। अच्छा 8 वैक्सीन पूरी हाँ लगती है। बिल्कुल, ये हर 15 दिन के गैप में हम 2-2 वैक्सीन का एक बैच बनाते हैं। ओके। और उसमें ओनर के पास में मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली कि आपके बच्चे का वैक्सीन भी हो गया, आप ले आएँ उसको वैक्सीन के लिए। और उसके बाद फिर कब वैक्सीन लगती है, जैसे 3 मंथ्स का पूरा? 3 months के बाद में हम बूस्टर डोज लगाते हैं साल भर के बाद में। फिर उसके बाद 1 साल बाद एवरी ईयर आपको चारों वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना होता है। शुरू में 3 महीने से पहले आप जो वैक्सीन लगाते हैं उसका बूस्टर डोज 1 महीने बाद लगता है और उसके बाद फिर एवरी ईयर एक बूस्टर डोज लगता है। अच्छा। तो ये कई जगह जैसे होता है कि कई लोग सोचते हैं कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाएंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, गवर्नमेंट में लगवा लेते, तो क्या गवर्नमेंट्स के अंदर और प्राइवेट के अंदर कोई अलग है वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन गवर्नमेंट में बेसिकली एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो फ्री होती है, वो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वो तो जैसे SMS में हमारे यहाँ SMS है, वहाँ पे भी फ्री इलाज होता है। हाँ। तो ऐसा कोई वो मसला नहीं है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी बढ़िया इलाज करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन में कोई वो नहीं है।
बाकी जो वैक्सीन होते हैं वो बाहर से ओनर के परचेज करके ले आते हैं, वो वहाँ पे वैक्सीन अच्छा कर वहाँ देते पे हैं। तो पूरा तो ऐसे खर्चा कोई तो ज़्यादा खर्चा तो उतना खर्चा ही तो है। दोनों हाँ, की जगह खर्चा तो बराबर उतना ही है, बराबर क्योंकि आएगा। कईयों के मन में होता है, क्योंकि मैंने भी कई जगह बिल्कुल, ऑब्वियसली आप जैसे एसएमएस जाओगे या ईएचसीसी या फोर्टिस हॉस्पिटल जाओगे तो दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क रहेगा सर। अच्छा, प्राइवेट पेट प्रैक्टिशनर में और गवर्नमेंट में ये रहेगा ये सर। फर्क रहेगा, बट वैक्सीनेशन कॉस्ट तो नियरली वैक्सीनेशन सेम। कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी सर, और डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे एमएसडी कंपनी है, पनव है, और अपना काफ़ी सारी कंपनीज हैं। इंटास भी वैक्सीन बनाती है, और अपना दो कोई तीन वैक्सीन है। फर्क है इन वैक्सीन्स के ब्रांड सर में? देखो, ब्रांड में फ़र्क आता है और इम्यूनिटी का भी फ़र्क आता है। और मैंने अभी तक काफ़ी वैक्सीन यूज़ करी हैं, बाकी पिछले काफ़ी टाइम से मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पे, अच्छा। है ना, वो फिर गलत हो जाएगा। हम्म। तो बेहतर ये होगा कि वैक्सीन सब कंपनी अपनी जान में अच्छा बनाती है। बेसिकली प्रॉब्लम कब आती है, उनके रख रखाव में। हर वैक्सीन के लिए ना कोल्ड चेन मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वैक्सीन पे लिखा होता है बिटवीन 2 to 8 डिग्री। फ्रीजर में उसको रखना होता है। अब कई फ्रिज ऐसे होते हैं हमारे हिंदुस्तान में जो चलते ही नहीं, और उसमें भी वैक्सीन रखे होते हैं। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा फ्रिज लेके बैठा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर का फ्रिज जो है वो उसके इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि एक फ्रिज जो है वो 4 घंटे तक तो बैकअप दे सकता है ठंड का, लेकिन उसके बाद में अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक बिजली चली गई और वो 8-9 घंटे तक फ्रिज बंद रहा तो वो पूरा गर्म हो जाएगा और वैक्सीन बेकार हो जाएगी। फिर उस वैक्सीन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब वैक्सीन को देख के ये पता नहीं चलेगा कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन है नहीं, तो वैक्सीन में बेसिकली कोल्ड चेन मेंटेन होना जरूरी है। कोल्ड चेन मेंटेन होना जरूरी है। अब हमारे यहाँ तो हमने फ्रिज जो है हमारा इन्वर्टर से जोड़ रखा है, तो अच्छा, मुझे लाइट नहीं भी पता है। दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसलिए हमारा वैक्सीन जैसे अब इतना केयर हम करते हैं तो हम एक्स्ट्रा चार्ज फिर उसका करते हैं। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्विसेज अगर आप देते हैं तो उसका आप फिर चार्जिंग तो उसकी अकॉर्डिंग होगा ही होगा। बिल्कुल। आप सर बात करें जैसे वैक्सीनेशन की है, तो अब कई बार क्या प्रॉब्लम्स आती है कि आपके जो पेट है वो ट्रेंड नहीं है, उसको ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है सर? क्या राइट एज है उसकी ट्रेनिंग की, और हमें किस तरह से उसको ट्रेन करना चाहिए किसी भी पेट को? जहाँ तक मैं समझता हूँ ओनर इज़ द बेस्ट ट्रेनर, क्योंकि 24 घंटे ओनर उसके साथ गुजारता है। हाँ, एक लाइन ज़रूर है, पता नहीं कई लोगों को पसंद भी आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, बट मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास जो भी नए क्लाइंट आते हैं, बच्चा लेकर आते हैं, मैं उनको एक लाइन ज़रूर बोलता हूँ, अ डॉग शुड नो दैट ही और शी इज़ अ डॉग। अच्छा। मैं प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करता, बट प्यार करें, सर पे ना चढ़ाएं। हाँ, सर पे चढ़ा लेते हैं लोग। तो वो चीज़ होती है, फिर वो ओनर के लिए खुद के लिए दुखदाई हो जाता है। अ डॉग शुड नो दैट ही और शी इज़ अ डॉग का मतलब ये है कि हाँ, उसको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरी कुछ सरहदें हैं, मेरी कुछ हद है, मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ना है। और इनफैक्ट काफ़ी मेरे इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, उनके डॉग्स को पता होता है मंदिर का एरिया कौन सा है, किचन का एरिया कौन सा है, तो वो उनका पता है कि उनसे आगे नहीं जाना है उसको। तो ये ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसा ट्रेनिंग करता है बचपन से। अब पॉटी ट्रेनिंग भी तो आती है सर इसमें। कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं है डॉग्स को कि पॉटी करानी कैसे है, कहाँ करानी एक्चुअली है। छोटे बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं सर, वो घर में कहीं भी पॉटी कर देते हैं, करते हैं करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि उनको स्मेल आती है वहाँ पे से पॉटी की, और वहीं करते हैं तो जाके सर। वो वहीं जाके करते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग यही है कि जहाँ पे अगर वो पॉटी बाई चांस घर में कर देते हैं तो आपने उसको पॉटी उठानी है, और जहाँ उसको करानी है उसको वहाँ रोज़ाना जितनी पॉटी वो करा उसको वहीं रख के आना है, और उसको बाद में पपी को खाना खिलाते ही आपको वहाँ ले जाना है, उसको वहाँ से स्मेल आएगी और वहाँ पे पॉटी कर लेगा वो जाके। तो मतलब बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि उसने घर पे कहीं पॉटी करी, उस हाँ, पॉटी को आप उठा के जहाँ पे आप डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ ले जाएं, बिल्कुल और फिर उसको वहीं वापस वहीं पे उसको। बिल्कुल। और जैसे ही खाना खिलाएं, पपी में होता है कि खाना खाते वो पॉटी करने की आदत होती है, तो खाना हाँ खिलाते उसको वहाँ ले जाएं जहाँ पॉटी की स्मेल आ रही है, तो वो फटाफट वहाँ जाके कर लेगा और धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये होता है लाए, पता चला पूरे घर में ही कर रहा है वो, हाँ, और वो ये पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, वो ज़्यादा परेशान है, क्या बवाल लिया है पूरे दिन पूरे घर के गंदा कर रखा है, ये इसके बहुत अलावा होता यूरिन का भी होता है। है। यूरिन का ये अब इसका कैसे करें सर? यूरिन का भी बड़ा अच्छा तरीका है कि यूरिन के लिए ना ट्रेनिंग पैड्स आते हैं, ट्रेनिंग पैड्स। ट्रेनिंग पैड्स होते हैं। अच्छा। उसमें वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, जैसे तो उन कहीं पे बच्चा अगर यूरिन कर दे, पापा आपका यूरिन कर दे, तो उस पर अपसाइड डाउन रख के यूरिन को ऑब्जर्व कर लें और उसको कमरे के सेंटर में रख दें। अब पपी आपका घूमता हुआ आएगा, उसमें से यूरिन की स्मेल आएगी, वो वापस उस पर यूरिन करेगा। उस ट्रेनिंग पैड को आपको सिरकाते हुए धीरे धीरे बाथरूम की तरफ ले जाएं, बालकनी की तरफ, जहाँ आपने भी घर में कराना है वहाँ पर आप ले जाएं। इस तरह से उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप दे सकते हैं ट्रेनिंग। ये एक आपने बड़ा अच्छा बताया, यूरिन पैड्स बोलते हैं हाँ, उनको।
ट्रेनिंग पैड्स बोलते अच्छा, ट्रेनिंग पैड्स बोलते हैं। तो ये रियूजेबल होते हैं सर कि वन टाइम मतलब हैं। नहीं, ये काफ़ी सारे होते हैं, मतलब एक पैकेट में करीब 40-50 आ जाते हैं। मतलब हाँ, उतने में ट्रेनिंग उसकी हो उसकी जाएगी। हो जाती है ट्रेनिंग, हाँ। हाँ, तो क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही और आती है अगर पोटी की बाई और चांस यूरिन की। इसका भी एक सोल्यूशन और है कि अगर ट्रेनिंग पैड्स नहीं खरीदते हैं आप, मेरे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे कि ये हमारे ट्रेनिंग पैड्स नहीं बेचने देंगे तो आपका डोरमेट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप डोरमेट को अपसाइड डाउन करके एब्जॉर्ब करा लें यूरिन, और उसकी स्मेल से वो उसके पीछे पीछे चला जाएगा। हाँ, डोरमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। डोरमेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बजट अगर है बजट ट्रेनिंग अगर पैड का आपको है, बजट अलाउ क्योंकि कई करता है, ग्रामीण इलाकों में भी पालते हैं बिल्कुल, डॉग्स, बिल्कुल कई पुअर फैमिलीज भी पालती हैं, वो Obviously. ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा रहता है उनके लिए। क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई हैं सर, क्योंकि मैंने भी जब पेट पाला था तो हमने भी देखा जगह जगह कर रहा है, हम बहुत परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम उसको डांट रहे हैं, वो डांटना भी गलत है। गलत तो नहीं है, देखो सर, जहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है तो पहले तो प्यार से समझाएं, अगर नहीं समझ रहा है तो उसके बाद फिर डांट भी ज़रूरी है। जैसे मैं इंसान हूँ तो आप भी सीखे हैं, आप हमें भी डांट पड़ी है सर, तो डांट डांट, मार भी हाँ, पड़ी है। तो मार भी पड़ी है, मुझे भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है, सबको पड़ते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अपने पिताजी से नहीं पिटा है। सब पिटते हैं। तो ये है। हाँ, जहाँ तक डॉग्स का सवाल है, वहाँ पर मारना तो मैं अलाउ नहीं करता, बट आपकी डांट में इतना असर हो कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े उसको मारने की। आपकी आवाज़ का जो टोन हो, एक तो दो तरह की आवाज़ होती है, एक तो प्यार वाली आवाज़ होती है। अब प्यार वाली आवाज़ में आप डांटने वाली टोन करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जिस वक्त आप डांट रहे हो ना, तो वो टोन अलग होनी चाहिए। डॉग्स आपकी टोन समझते हैं, दे आर वेरी गुड लर्नर्स। तो आपकी टोन देख के समझ जाएंगे कब आप प्यार वाले मूड में हो और कब आप गुस्से वाले मूड में हो। हाँ, ये तो दे आर वेरी गुड लर्नर्स। अच्छा, इस दौरान हमारी एक बात बीच में रह गई, आप शायद भूल गए, डीवर्मिंग एक। हाँ, वो डीवर्मिंग है, मैं पूछने वाला था आपको कि डीवर्मिंग का जैसे क्या स्केड्यूल रहता है। वो वैक्सीन के साथ में ही होता है सर। डीवर्मिंग का मसला ये होता है कि डीवर्मिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि डॉग्स के पेट में जो वर्म्स होते हैं वो हमारे पेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें लिक करते हैं, हम साथ में रहते हैं, हाथ वाथ लिक करते हैं, और हम कई बार वही हाथ से मुँह पे हाथ, खाना सबका, तो वो हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि डॉग्स की डीवर्मिंग प्रॉपर टाइम पे, उसका एक शेड्यूल होता है। जैसे छोटे बच्चों में 3 महीने की एज तक आप 15 दिन में एक बार डीवर्मिंग कर दें। उसके बाद 3 महीने से लेकर 6 महीने की एज के बीच में आप महीने में एक बार डीवर्मिंग करते हैं, और उसके बाद 6 महीने बाद 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। कई जगह सर मैंने सुना कि डीवर्मिंग के अंदर भी हर बार हमें अलग अलग ब्रांड्स को लेकर डीवर्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी डेवलप कर लेती है उसके लिए एंटीबॉडीज। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली साल्ट तो सभी में सेम होता है सर। जो डीवर्मिंग का साल्ट होता है, डीवर्मिंग टैबलेट में 3 साल्ट होते हैं, और पपी डीवर्मर में 1 साल्ट होता है। तो वो कंपनीज अलग अलग होती हैं, आप कंपनी बदल लें कोई दिक्कत नहीं है, बट साल्ट तो सेम ही रहता है। कई मैंने वेट से सुना है कि आपको हर बार अलग अलग से करनी ब्रांड वाला मसला होता है कि हाँ, किसी कोई कंपनी अच्छा ब्रांड होता है, किसी का वो, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम हर बार सेम ब्रांड के से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और ये हमें लाइफ टाइम तक करना है जब तक वो हमारे साथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हर 3-3 महीने पे हमें उसका वो मतलब डिवॉर्मिंग करनी है। और मान लीजिए किसी महीने स्किप हो जाए तो हम लोग उसका कितना पीरियड, जब याद आ जाए तब कर दें। मतलब करनी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो काम में बिजी है या किसी नहीं बिल्कुल, जैसे ही याद है, ये उस दवाई की तरह, इंसुलिन डोज की तरह, जब से आप भूल गए, जिस वक्त याद आया आप कर लेंगे, ले लेंगे। एक बार उसको कराना जरूरी है। और वो सबसे ज़्यादा खाने में उनको मौत आती है, वो डॉग्स को डीवर्मिंग की जो टैबलेट होती है, नहीं, उसका बहुत अच्छा तरीका है एक देने का। आप कुछ ना करें, आप उसको पीस लें, पाउडर बनाएं। मैंने पहले ही कहा था, शहद दे सकते हैं आप, शहद में मिला के उसकी चटनी बना लें और उसको गम्स पे लगा दें। उसके बाद वो चाट लेगा और निकाल आराम से ले लेगा। खुद से तो खाएगा नहीं वो तो जबरदस्ती आपको उसको मुंह खोल के, कोई दवाई लेना कौन चाहेगा, कोई दवाई लेना पसंद ही नहीं करता। उसका मुंह खोल के ही डालना पड़ेगा आपको। नहीं, मुंह खोलने की डालने की जरूरत नहीं है। वैसे आजकल कई डीवर्मिंग फ्लेवर्ड भी आने लगी हैं, जिनमें वो चिकन फ्लेवर और इस तरह की करते हैं, ऑरेंज फ्लेवर और करते हैं लोग। बट बेहतर ये होगा आप शहद में मिला के दे दें। ज़बरदस्ती करने से क्या है, डॉग में थोड़ी सी स्टबर्ननेस आ जाती है, फिर हर बार वो एक्शन मोड में आ जाएगा फिर। नहीं सर, मैंने खुद ने फील किया हुआ, क्योंकि जब वो प्यार से थे तो मानते नहीं, क्योंकि वो नहीं, शहद पे आप कर दो फिर भी वो नहीं खाएंगे। नहीं, आपको सामने नहीं रखना ना, तो शहद में मिला के आपको उंगली से उसके गम्स पे लगा देना है। अच्छा, बस वो गम्स पे लगा दें, पाउडर बना के शहद में मिला और गम्स पे लगा दें। उसके बाद चाटना उनकी मजबूरी हो जाएगी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। मतलब वो तरीका सबसे बेस्ट है।
हाँ, पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। पीनट बटर भी यूज़ कर सकते बिल्कुल हैं देने के क्योंकि लिए वो पीनट बटर बड़ा पसंद है डॉग्स को, उसमें आप डीवर्मिंग की टैबलेट मिक्स करके दे सकते हैं। पीस के उसके, और वो क्या क्या डिवर्मिंग का क्या डोज का इसका रहता है सर? डोज ये रहता है 10 किलो पे आपको एक टैबलेट देनी होती है। 10 किलो पे 10 किलो पे एक टैबलेट देनी है। और किसी का अगर 35-36 केजीज का है तो हाफ करके हाफ कर लें। डीवर्मिंग के बारे में 3 चीज़ें ध्यान रखें। पहली चीज़ तो ये, डीवर्मिंग कभी भी अंडर डोज ना दें। अंडर डोज ना दें। मतलब किसी का वजन 12 किलो है और आपने उसको एक टैबलेट दे दी तो 10 किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रही। डीवर्मिंग हमेशा थोड़ी सी ओवरडोज ही रखें, यानी मतलब कि अगर अगर 12 किलो है वजन तो 1.5 गोली दें। 1.5 गोली दे दें। बिल्कुल 15 किलो के हिसाब से दें, 15 किलो और 15 से 20 के बीच में है तो 2 टैबलेट दे दें। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा डीवर्मिंग, वैसे तो जनरली प्रैक्टिस पहले तो ये थी कि आप सुबह सुबह खाली पेट करें डीवर्मिंग, बट आजकल कहते हैं कि आप खाने के साथ भी दे सकते हैं। बेहतर ये होगा कि मेरे मानना ये है कि आप सुबह सुबह अर्ली खाली मॉर्निंग। पेट दें और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद आप खाना दे सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और फिर वो मतलब आराम हाँ से बिल्कुल, आराम से उसका डीवर्मिंग का शेड्यूल पूरा हो जाएगा। कोई आफ्टर सिम्टम डिवर्मिंग के? हाँ, कई बार कई डॉग्स को लूज मोशन हो जाता है, तो ओनर घबराए ना उससे। अच्छा, लूज हाँ, मोशन हो से जाते हैं, पॉसिबिलिटी है? कई बार हो जाता है, पॉसिबिलिटी होती है कई बार डीवर्मिंग के बाद में, क्योंकि वर्म्स निकलते हैं तो उनका कोई टॉक्सिन्स वगैरह भी रिलीज होते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से वॉमिट भी हो सकती है? वॉमिट भी हो सकती है, कई बार हो वॉमिट जाती और है। लूज मोशन से एक है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से कि दवाई दे दी और पता चला हो थोड़ी गई, देर बाद ओनर्स जनरली घबरा जाते हैं, बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर के पास भाग रहे हैं कि अरे क्या हो गया। नहीं, डीवर्मिंग के बाद में थोड़ा सा पेशेंस रखें, 1-2 दिन तक ये कंडीशन रहती है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ओके। अच्छा सर, डिवॉर्मिंग भी हो गई, हमने वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा दी, ट्रेनिंग आपने जैसा बताया कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद से ट्रेन करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम ट्रेनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, 4 महीने मैं मानता हूँ, 4 से 5 महीने की एज जो होती है वो सीखने के लिए बेस्ट होती है, फॉर अ ट्रेनिंग पर्पज, या आप ये कह दें कि ओबीडियंस ट्रेनिंग के लिए। हाँ, शो ट्रेनिंग एक अलग होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, उसके लिए शो ट्रेनर्स अलग होते हैं। शो ट्रेनर, हाँ। घर के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा उससे कोई दूध नहीं मंगवाना, आपने अखबार नहीं मंगवाना, आपने बेसिक ओबीडियंस सिखाना है कि हाँ, अगर कोई मेहमान आए तो वो चुपचाप बैठ जाए, या कोई ज़्यादा उसको मटर गश्ती ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो इतना हो कि इतना ओबे करे कि आपके एक कमांड पे वो आपको बात मान के चुपचाप बैठ जाए, डिस्टर्ब ना करे, बीच में आए ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक ओबीडियंस कहलाता है, वो आप 4 से 5 महीने की एज में स्टार्ट करा सकते हैं। अच्छा। हाँ। अब अगर मैं बात करूं सर आगे, जैसे इसी में आगे चलते हैं हम लोग कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमें पेट्स को स्टार्टिंग से ही देने हो। बिल्कुल, सप्लीमेंट्स में जैसे डॉग्स को, क्योंकि जो लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं उनमें बोन बड़ी जल्दी बड़ी होती हैं, और अगर आप वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी रह गई तो वहाँ एक डिजीज़ होती है जिसे रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। हाँ, अच्छा। बैंड हो जाती हैं। ज़्यादातर तो आजकल फूड इतना होता है कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस इतना होता है कि नहीं होती हैं, बहुत कम केसेस है, लेकिन किसी किसी डॉग में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो आपको ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग एज आपको देना पड़ेगा वो। और इसको लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना है? नहीं, आप लाइफ टाइम तक कंटिन्यू ना करें। अकॉर्डिंग टू मीडियम, जैसे छोटी ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं उनका 8 महीने तक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में जो मीडियम साइज ब्रीड होती है उनकी 1 साल तक ग्रोथ होती है, जो लार्ज ब्रीड है वो 18 महीने तक ग्रो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन देते रहें, और आप बाद में 2-3 साल बाद फिर आप ऑन एंड ऑफ देते रहें। जैसे आपने 1 महीना दे दिया कैल्शियम, फिर उसके बाद बंद कर दें, 1-2 महीना फिर वापस देते हैं। कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली मन में लोगों को रहता है हाँ, कि हम इसको देते रहें, और नहीं, ज़्यादा रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादा कैल्शियम देना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। ओके, तो मतलब एक जब तक ग्रोइंग एज है, जब तक वो एडल्ट नहीं हो रहा, जब तक बिल्कुल दे जाए, मतलब देना चाहिए, और उसके बाद फिर अपन बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। सर, अपब्रिंगिंग के समय क्या क्या डॉग्स में बीमारियां एक होती हैं जो आपके मतलब नोन में आती हैं कि भाई जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके? देखिए, छोटे बच्चों में सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है चबाने की। इनको दांत आ रहे होते हैं तो इनको चबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये क्या करते हैं, आपके जूते चप्पल बाहर जाएंगे तो पत्थर चबाएंगे, कोई भी चीज़ मिल गई तो मुंह में ले लेंगे, उससे क्या पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जिससे उल्टी और दस्त होने का खतरा होता है। तो बेसिकली आप बचा के रखें इनको, और अगर ज़्यादा तादाद में उल्टी या दस्त हो रहे हैं तो बेहतर होगा डॉक्टर के पास जाके। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सकता है कि वो करेगा ही शायद, मेरे हिसाब से जब तक दांत नहीं, वो जब तक बड़ा नहीं होगा, दांत आएंगे तब तक तो वो चीज़ें मुंह में लेगा, वो तो रहेगा। आपको ये चीज़ें करना है कि हाँ, आपका जो एरिया है जूते चप्पल वाला एरिया है
उसको आपको सेपरेट रखना है, उसकी पहुंच में नहीं आए वो चीज़ें। और बाहर जाएं तो बेहतर होगा कि आप फेस मास्क। वैसे 3 महीने से पहले तो मैं अवॉइड करता हूँ बाहर घुमाने को, जब तक वैक्सीन अच्छा। कंप्लीट नहीं होता है अपने बच्चों को बाहर लेकर ना जाएं, क्योंकि ओके। बाहर डिजीज़ प्रोन एरिया होते हैं और वहाँ पर कोई भी डिस्टेंपर या पारो का कोई भी डॉग, इन्फेक्टेड डॉग, अगर वहाँ पे वो सुसु कर रहे हैं या कोई पॉटी कर देता है या वहाँ पे उसका कोई भी एक्सक्रीटा रखा हुआ है और उसने वो सूंघ लिया और वायरस चला गया, तो ये डिजीज़ फिर उसको हो सकती है। छोटे बच्चों में डिजीज़ जल्दी पकड़ते हैं, तो इस इम्यूनिटी पार्वो वायरस की जैसे अपनी आपने बात जी करी, हाँ। तो ये सबसे ज़्यादा देखा गया छोटे बच्चों में ज़्यादा छोटे बच्चों में बहुत जल्दी होता है और जल्दी पकड़ता है, बिकॉज ये बड़ा डेडली वायरस है एक तरह से, और 90% केसेस में इसमें डेथ होती है बच्चों की। और अगर जैसे किसी को हो जाए तो हाँ, उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता वो है? आपका डॉक्टर बेस्ट होना चाहिए, तो मतलब इलाज हो, अगर प्रॉपरली इलाज हो जाता है तो तो चांसेस हैं? चांसेस हैं बचने के। हमारे यहाँ जो सक्सेस रेट है हमारा 95% सक्सेस रेट है पार्वो का। अच्छा, कितने दिनों में मतलब लगभग पार्वो वायरस रिकवर हो जाता है डॉग? लगभग 7 से 10 दिन में पार्वो वायरस से रिकवर हो जाता है। उसमें उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलना चाहिए, जो ड्रिप थेरेपी है और एंटीबायोटिक्स हैं और दूसरे मल्टीविटामिन्स हैं, एंटासिड, एंटीएमेटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत होती है, उल्टी और दस्त दोनों में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल कमजोरी भी हो इंजेक्शन जाती है है, उसको। और बिल्कुल साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, ये सब देना उसको ज़रूरी होता है। क्या सर ये कि मिथ भी है क्या कि सर्दियों के पैदा जो डॉग्स होते हैं या हाँ। पेट होते हैं और जो गर्मियों में पैदा होते हैं उनके अंदर पार्वो वायरस होने का चांसेस ऐसा सर्दियों में ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कोई मिथ वाला मसला ही है, सही कह रहे हैं आप, ये मिथ ही है। ये कई ये जगह ऐसा कई ऐसा जगह सुना। किसी महीने में पैदा होने से, अगर मैं जून में पैदा हूँ और आप जनवरी में पैदा हुए, तो इससे हमारी इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। अच्छा। वो हमारी इंटरनल इम्यूनिटी होगी। कई कई लोग कहते हैं मेरे से कि साहब अगर आपको डॉग लाना ही है ना तो हाँ। आप गर्मियों में लाओ, जब तक सर्दी आएंगी जब तक वो बड़ा हो चुका रहेगा 7-8 महीने का, और उसको पार्वो वायरस होने के चांसेस कम नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मतलब ऐसा सर्दियों से ऐसा कोई रूल नहीं ऐसा है? कोई रूल नहीं है सर। गर्मियों में भी पार्वो वायरस हो सकता बिल्कुल है? हो सकता है, आराम से हो सकता है। अभी हमारा से खूब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं पारो के। अच्छा। हाँ, जो सर्दियों के पैदा हुए बच्चे वो अभी बीमार होके आ रहे हैं, तो आपका मिथ तो बिल्कुल हाँ, ये कई हाँ गलत है वो चीज़। होता है, ये सोच कई बिल्कुल जगह नहीं, की। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा होता नहीं है। और एक सर ये बीमारी होती है कि जब हमें ये छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो फर्श हमारा, अगर जैसे घरों के आजकल मॉडर्न घरों में हम लोग रह रहे हैं, टाइल्स होती हैं, हाँ फ्लोरिंग हाँ होती है हमारी, तो उसकी वजह से उनके पैरों में या क्या उसकी बात करें बिल्कुल डिस्प्लेसिया, अगर हाँ बात करें एक बीमारी का जो बिल्कुल स्पेसिफिक नाम है, जी तो जी। क्या चांसेस हैं उसके ज़्यादा होने के? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ हिप डिस्प्लेसिया ना जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक है? जेनेटिक है। अच्छा। और दो तरह की होती है, एक तो जेनेटिक होती है, दूसरी एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड वो होता है जब आपका फर्श बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और उस पर आपका जो पपी है उसकी पकड़ नहीं हो पा रही है, उसका पॉप प्रॉपरली हो नहीं रहा, वो 3-4 बार उठने की कोशिश कर रहा है और वापस वो फिसल के गिर पड़ रहा है, तो उसमें उसका जो हिप जॉइंट है वो, उसका जो बेसिकली जॉइंट का कैप्सूल है वो बड़ा हो जाता है और वहाँ पर फिर उसको तकलीफ शुरू होना हो जाती तो है। सर आजकल तो मतलब मोस्टली घरों में अगर सिटीज़ की बात करें तो टाइल्स ही लगाते हैं बेसिकली। तो मैं ये लोगों को यही सलाह देता हूँ, जिस जगह डॉग को रख रहे हैं वहाँ पर आप मैट बिछा के रखें, ताकि उसके स्लिपरी होने के चांसेस कम हो तो जाए। मैट तो सर क्या पूरे घर में थोड़ी पूरे घर बिछाएं? में नहीं बिछाएंगे आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको अपना जो भी इंतज़ाम आप कर सकते हैं वो करने पड़ेंगे। अच्छा। वैसे मैनेज हो जाता है। नॉर्मली ये भी होता है कि कुछ डॉग्स की ब्रीड में पंजों में बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी ज़्यादा स्लिप होता है। तो ये एक, अगर उनके जो पैड हैं वो प्रॉपर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो शायद वो स्लिप ना हो। तो बाल अगर वहाँ ज़्यादा ओवरग्रोन बाल हैं तो वो निकाल दें, तो वो स्लिप ना होंगे फिर। क्योंकि ये दिक्कतें आती हैं सर। बिल्कुल आती हैं। और जैसे आप बताया अगर जेनेटिकल उसके है, जेनेटिक्स में जेनेटिक अगर है, पेरेंट्स में अगर है, तो वो बच्चों में आएगी आएगी। अच्छा। फिर उसके लिए उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, कई बार बात सर्जरी तक भी पहुंचती है। सर्जरीज में डिस्प्लेसिया का जैसे क्या बताया, उसमें- रिप्लेसमेंट होता होगा? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होता, उसमें ऑस्टियोटॉमी होती है। हेड होता है फीमर का, उसको काट के निकालना पड़ता है, फॉल्स जॉइंट बनाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन है तब वो चीज़ होती है, अदरवाइज रिकवर हो जाते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी केसेस रिकवर हो जाते हैं। मेडिसिन अगर आप सप्लीमेंट सही दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। उसमें फिर वो रिकवरी चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सर। बेसिकली कैल्शियम का ज़्यादा रोल रहता होगा उस फेज़ में? नहीं, बात कैल्शियम की नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कैल्शियम भी है, उसमें कॉन्डोटिन सल्फेट भी है, उसमें ग्लूकोसामाइन भी है, उसमें MSM भी है, जिंक भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कितना टाइम लग जाता होगा सर रिकवर होने में डॉक्टर? 4 से 5 महीने 4 से लगते हैं। 5 फिर वो नॉर्मल अपने फिर जैसे अपनी लाइफ वो नॉर्मली गुजार सकता है।
लेकिन एक अदर डॉग के जो नॉर्मल रहा है स्टार्टिंग से उसके कंपैरिजन में उसकी जो एक्टिवनेस होगी वो शायद थोड़ी सी नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी डॉग्स देखे हैं जो डिस्प्लेसिया से ठीक होने के बाद में बड़े एक्टिव रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं वो है। डिपेंड करता है कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओबेसिटी का इसमें। वजन, आपका डॉग का वजन आप नहीं बढ़ने दें। कई लोगों को ऐसा होता है कि हमारा डॉग हमें गोलू मोलू अच्छा लगता है, बट वो उससे दुश्मनी कर रहे होते हैं। एक्चुअली डॉग का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। सर अगर मैं स्पेसिफिक ब्रीड की बात करूँ, अगर लेब्राडोर की बात करूँ, खाना बहुत पसंद है, तो वो खाने तो में अल्ट्रेशन करें आप। वो नहीं मानते सर। वो कई मैं जितने भी लैब ओनर से मैं मिलता हूँ तो वो कहता है भाई साहब खाने का क्या करें सर, जो खाने बैठा घर में उसके साथ उनको हाँ, तो चाहिए। ये हमारी हैबिट खराब है ना कि जो खाने बैठ रहा है वो उसको खाना दे रहा है। ये सबको स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना कि आप ना दें। प्यार भी तो सर एक चीज़ होती है ना नहीं, कि वो प्यार देना जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं उसके सामने खाना ही ना खाए ना। जब वो खाना खा रहा था तब आप उसके सामने थोड़ी जाके बैठते हैं कि लब तेरा खाना मैं दे दूँ। नहीं पॉसिबल नहीं बैठते है। ना। तो फिर आप अपना खाना कैसे दे सकते हो? अब सर यही सबसे मेन कारण है ओबेसिटी का डॉग्स में, बेसिकली लेब्राडोर में। लेब्राडोर में ज़्यादा हाँ होता है क्योंकि बीइंग मैं भी एक लैब हाँ, ओनर रह और चुका मुझे हूँ। पता है, मुझे याद है अभी भी उसका हाँ, क्या वो होता है आपने ना। कहा भी था कि बिल्कुल हाँ, फटने के कगार पे आ चुकी है आपने वो। बिल्कुल किया था। मैं लोगों को बताता हूँ, जैसे ये वी शेप बॉडी जो होती है इंसानों में, तो हाँ, वी शेप बॉडी को हम फिट बॉडी मानते हैं। तो डॉग्स में भी वी को आप उल्टा कर दें उल्टा कर दें, तो जो चेस्ट बड़ा होना चाहिए और पेट पतला होना चाहिए। पतला होना चाहिए, फिर आगे से वैसे ही फिर गर्दन पतली होगी। हाँ बिल्कुल, तो वो एक फिट डॉग की निशानी है। ओबेसिटी तो हमेशा नुकसान करती है, चाहे वो इंसानों में या डॉग्स में। और अगर किसी को ओबेसिटी हो चुकी है हाँ, फिर क्या करे वो? फिर उसको बेहतर होगा डॉक्टर से संपर्क करे, उससे उसका डाइट चार्ट बनवाए, और जो भी अननेसेसरी, ऐसे अगर घर में 10 लोग हैं और 10 लोग उसको खाना खिला रहे हैं तो वो खाना खिलाना बंद करें अरे बेसिकली। सर बड़े बूढ़े नहीं मानते, कहते हैं जैसे मैं मेरी बात करूं, हमारे घर में मेरी दादी आई हाँ और वो हमने खाना खिला दिया था अपने डॉग को, वो पेट भरा हुआ है उसका। अब वो आके क्या कहती हैं, तुम तो इसको भूखा रखते हो, ये मेरे से आके मांग रही है। हाँ अब वो लेके बैठ गई खिलाने उसको। बिल्कुल। आपका कहना तो कितनों को रोके हम? नहीं, कितनों को रोके तो आप उसका जो बेसिक डाइट है ना उसको कम कर दें फिर आप। अच्छा, आप अल्टरेशन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मैनेज करना है तो आपको कहीं ना कहीं तो कमी करनी पड़ेगी। अगर उसका जो बेसिक फूड है आप उसको कम कर दें। आप इस वाले फूड में बोले हाँ इसको कोई ना कोई खिलाने वाला आएगा तो वो तो खिला खिला देगा। देगा, हाँ, तो पेट इसलिए तो बेहतर भरेगा। ये होगा कि उसको कम कर दें फिर आप। अब इसमें अगर इसी में फैक्टर में बात करूँ तो एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है डॉग के लिए डेली रूटीन पे? उतनी ही ज़रूरी जितनी एक इंसान के लिए है। टाइम अगर बात करें, डॉग्स को बेसिकली वॉक, लंबी वॉक ज़्यादा ज़रूरी है, और कम से कम एक घंटे की वॉक उसको ज़रूरी है। करीब 4-5 किलोमीटर की वॉक पर डे का होना ज़रूरी है। 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर वॉक होना ज़रूरी है। आराम से स्लो वॉक कराएं और कंटिन्यू हो, लेकिन वो इंसा उसमें गैप ना हो ज़्यादा। लंबी वॉक हो, अच्छा। कंटिन्यू हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई लोगों के पास टाइम नहीं होता सर, पाल तो लिया, हाँ, अब टाइम नहीं है, इतना लंबी नहीं करा पाए, 1-8 किलोमीटर ही करा पाए। नहीं वो फिर मैं उसमें ये कहता हूँ कि सिर्फ वो सूसू पॉटी कराने के लिए ही लेकर जाते हैं, वो हाँ, वॉक नहीं कराते वॉक हैं। नहीं कराते बिल्कुल। तो उसके लिए आजकल डॉग वॉकर अवेलेबल होते हैं सर। वो क्या होता है? डॉग वॉकर आजकल कई एजेंसियां होती हैं जो अपने बंदे भेजती हैं आपके घरों पे। अच्छा, तो वो आपकी सुबह शाम आपके घर आएगा, आपके डॉग को लेकर जाएगा, 1 घंटा घुमा के लाएगा और छोड़ के चला जाएगा। ओके। तो ये आजकल एक नई फैसिलिटी डॉग वॉकर की शुरू हुई है, जब मतलब ऑलमोस्ट हर जगह सारे ये। मॉडर्न सिटीज़ में ये चीज़ चल रही है। डॉग वॉकर्स तो आप अवेलेबल एक्स्ट्रा चार्ज दे के आप है। अपना, बिल्कुल, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है आपके तो। पास टाइम नहीं है तो वो आपको क्योंकि जनरली सर है, अभी पाल तो लिया, शौक में देखिए आप जानते हैं सर 70% डॉग्स जो पालते हैं ना लोग, हाँ वो उनके पास शौकिया पालते हैं। शौकिया पालते हैं। केयर करने का उनके अंदर बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, वो नहीं है। सही है। उनके मन में है ही नहीं, वो पाल लिया। अब इनफैक्ट ना तो उनके प्रति उनका वो ज़्यादा डेडिकेशन रहता है, हर डॉग ओनर एक जैसा नहीं होता, आप भी जानते हैं। ये कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं आप। कई बार तो सिर्फ लोग इतना होता है कि हाँ सुबह निकले घर से यार हाथ फेर जाए, हेलो टॉमी कैसा है तो, बस और उसके बाद रात को आए तो हेलो टॉमी कैसा है तो। ये उनका 2 बार पता ही नहीं इंटरेक्शन है। है ना पूरे दिन भर में। डॉग ने क्या खाया क्या पिया कहीं को तो पता भी नहीं होता है। कहीं पता ही नहीं होता सर। ये आप इनफैक्ट इसकी बात कर रहे हैं, डॉग बीमार पड़ा हुआ है, डॉग ओनर को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर आपने भी देखे होंगे, बेचारा घर पे पड़ा है, वो उसको बुखार है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, वो पड़ा हुआ है बेचारा और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे बीमारी का पता अब ओनर को तब चलता है कि जब वो खाना रिफ्यूज़ करना शुरू करता है। हाँ, बेसिकली ओनर को वैसे पता नहीं चलेगा कि उसका डॉग बीमार है। कोई ना कोई जैसे मैं कुछ सिम्टम्स अगर आपको बता दूं कि हाँ ओनर कौन से सिम्टम्स देखें कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या थोड़ा सा उसको सतर्क होना सबसे बड़ा चाहिए। प्रश्न। हाँ, तो बेसिकली डायरिया है, वॉमिटिंग है, ये चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं। कई लोगों की बड़ी आदत होती है कि वो कान पकड़ के डॉग का बुखार चेक करने की कोशिश करते हैं
कि हाँ कान गर्म हुआ तो डॉग का बुखार होगा, ये गलत प्रैक्टिस है एकदम। अच्छा। बेहतर ये होगा कि आप थर्मामीटर लें, डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको उनकी एनएस वाली जो एनएस में डाल के और स्टार्ट करके डॉग से जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमसे थोड़ा ज़्यादा होता है, 102.5 तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है डॉग का, हमारा 98.4 98.4 तक होता है। तो हमारे से 2-3 डिग्री उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब भी हम हाथ लगाएंगे तो हमें गर्म ही लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुखार है। धूप में से आया तभी तो हाँ, गर्म लगेगा। बिल्कुल तब भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो बुखार है, तो प्रॉपर टेम्परेचर चेक करके ही ये चीज़ करें। दूसरा उसका नॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे नॉर्मल खेल कूद रहा है और वो उस दिन खेल कूद नहीं रहा है, डल बैठा हुआ है, सुस्त बैठा है, कोने में जाके बैठ रहा है, आपको देख के टेल वैगिंग कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है, पूंछ दबा के बैठा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो ये चीज़ें कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं। इनफैक्ट जैसे कई बार ओवर पेंटिंग, जैसे काफ़ी तेज़ सांस लेना और लंबे टाइम तक सांस लेना, खांसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब आप जब भी नोटिस करें तो डॉक्टर के पास जाए। हाँ, ये ऑब्जर्व करने की बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये कई बार क्या नहीं खाना खाते हाँ बिल्कुल। पूंछ तो भी पूंछ भी बहुत रोल प्ले करती है आपके डॉग की। बड़ा रोल प्ले करती है कि हाँ डॉग को प्यार दिखाने का एक ही तरीका आता एक ही तरीका आता है पूंछ हिलाने का, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं कोई आता तरीका नहीं आता उसका। वो तो वो हंसेगा अपना भी तो प्यार वैसे दिखाएगा। हाँ, उसकी हंसी भी पूंछ में ही है और उसका रोना भी पूंछ में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फैक्ट है सर कोई, लेकिन वो कहते हैं ना सर, आजकल के लोगों में कम है जो लोग बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अगर डॉग के प्रति, वो तो इन चीज़ों को देख लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल आज उसने पूंछ कम हिलाई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कईयों को कई देखो मेरे पास में मैंने सभी तरह के ओनर्स देखे हैं सर, और इनफैक्ट मेरा तो वास्ता आप जैसे आपका इंसिडेंस भी मुझे याद है, कील वाला कील वाला जो इंसिडेंस है कि हाँ आप कील लाए और उसने निकल ली, फिर वो सर्जरी से हमें निकालनी वो तो सर हमें दिख गई, मेरी वाइफ को दिख गई निगलते हुए। अगर हमें दिखती नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसके पेट में। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनसे मतलब आप मैं ये मानता हूँ कि हाँ आप भी काफ़ी सजग ओनर रहे हैं इस मामले में, आपकी मैडम काफ़ी सजग रही हैं, तो ये कई ओनर को पता चल जाता है कि उनके डॉग की तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना उनका जुड़ाव हो जाता है और ये चीज़ मैटर करती है। हाँ, मैं ये भी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ला रहे हैं तो हाँ, मतलब उसके बिल्कुल प्रति उसके अगर साथ आप में एक बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए, क्रिएट करें, नहीं तो फिर लेके ही ना आए। अगर आप नहीं कर सकते उसका तो फिर मेरा ये ना मानना है कि आप ना उसको ना लाना भी नहीं चाहिए ना फिर, नहीं चाहिए, सही। क्योंकि वो आपके भरोसे ही ज़िंदगी काट रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। कई बार मैंने कई ऐसे ओनर देखे हैं जो ले आएंगे, 1 साल रख लिया, 2 साल रख लिया, उसके बाद मुझे आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें इसे अडॉप्ट करवाना है। मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी हाँ, लगती है बड़ी सीरियसली, सच मुझे में ऐसा बुरी लगता है। है कि ऐसे लोगों को मैं शायद पता नहीं क्या करूँ, मैं माइक पे कुछ बोल बोल नहीं नहीं सकता। सकते लेकिन हाँ हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि वो डॉग जब आपके साथ में शुरू से बचपन से अपना ज़िंदगी गुजार रहा है और आपके साथ उसने अपना सारा बॉन्डिंग कर रखी है, आप हंसते हो तो वो खुश होता है, आप दुखी होते हो तो वो दुखी होता है, और उसके बाद में आपको ये लगता है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और कारण है या उसका अग्रेशन है, आप उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप किसी और को देते हैं। ऐसा नहीं होता है, डॉग कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, जिसको तो आप उसको किसी को हैंड ओवर कर दें, फैमिली मेंबर की तरह ही है। बिल्कुल। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, किसी का ओनर का कोई डेथ हो गई है, कोई बड़ी मजबूरी है, कोई फॉरेन जा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। अभी तो जैसे एक केस हुआ था हमारे बिल्कुल। कोई जानकार में, वो आर्मी में थे, अच्छा, उनका डॉग 1 साल का पूरा उन्होंने तैयार किया, उनकी पोस्टिंग लद्दाख हो गई, अब वो वहाँ पे उसको ले जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे मना कर दिया हेडक्वार्टर्स वालों ने कि यहाँ पे आप डॉग अलाउड नहीं है। तो फिर मेरे पास कॉल आई कि आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो क्या, तो फिर मैंने तो फिर मना कर दिया, लेकिन फिर भी जनरली ऐसे लोग बिल्कुल वो एक जेन्युइन मजबूरी है। मजबूरी, कुछ लोग मजबूरी नहीं होती है, वो देखते हैं बोले यार अब ये शौक पूरा हो गया, ये ब्रीड से हम शौक पूरा, अब चलो दूसरी ब्रीड ब्रीड पाल लेते तो हैं, वो चीज़ है, परेशान हो जाते हैं कई बार। ये होता है सर, फर्स्ट टाइम पाला, और क्योंकि कई बार तो क्या होता है ना कि पाल लिया, पता नहीं था कि क्या होगा, फिर दिक्कतें चालू हुई, परेशान होने लगे, अब खुद से झेला नहीं गया क्योंकि जिम्मेदारियां अलग भी हैं, घर के परिवार की भी हैं, उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ गई और नहीं हो पाया, तो फिर वो आपके पास आके कहते होंगे कि साहब इसको आप ये चीज़ है, इसका तो बड़ा थोड़ा ये गलत है, ये मानता हूँ, ये प्रैक्टिस गलत है, बहुत प्रैक्टिस गलत है ये, क्योंकि अगर आप ला रहे हैं तो पूरी शिद्दत से लाएं, और जब तक वो आपके साथ है तब तक आपको जी जान लगा के उसकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जितना लिखवा के लाया सर वो तो करवा के ले जाएगा। बिल्कुल सर। मैंने तो सर मैं बताऊँ, मैंने बहुत करी उसकी सेवा, आप जानते हैं उसको छोटी थी, हिप डिस्प्लेसिया हुआ, फिर जब मेजर सर्जरी आपने करी उसकी, वो कील निकाली, 15 दिन तक हम उसके वो मतलब सेवा में लगे रहे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है उस वक्त, फुल बताया था मैंने आपको, उसके बाद वो बच्चा छोटा वो भी चल रहा है साथ में, फिर अभी ये लेटेस्ट में हमारे अलग बीमारियां हुई, तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हमने वो डेडिकेशन थोड़ा सा रखना पड़ता है कई बार। अब सर जैसे बात करें आगे फर्दर, जैसे कोई मेजर बीमारी अगर बात करें तो एक ऐसी कोई बीमारी हो गई हो, जैसे अगर बात करें फिट्स आ रहे हैं उसको, जी।
तो क्या डॉग के अंदर जो फिट्स आना ये एक क्यूरेबल डिजीज़ है? बिल्कुल क्यूरेबल है सर, डिपेंड करता है कि वो फिट्स क्यों रहे हैं। फिट्स बेसिकली बोलते हैं सीजर्स या सीज़र, कन्वर्जन एपिलेप्सी को। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी टाइप की जो सीजर होते हैं, एपिलेप्सी भी एक डिजीज़ ही है। एपिलेप्सी होती है आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो एपिलेप्सी होती है। अदरवाइज जो कन्वर्जन या सीजर जो आते हैं वो मेनली 4 कारणों की वजह से आते हैं। अगर कोई लीवर इश्यूज अगर आपकी बॉडी में हैं, या कोई किडनी के इश्यूज हैं डॉग की बॉडी में, या फिर उसकी प्रॉपर टाइम पे डीवर्मिंग नहीं हुई तो भी फिट्स आ सकते हैं उसको, या फिर कोई जेनेटिक एपिलेप्सी अगर उसको चल रहा है, या कोई उसको सर में चोट लगी है। कई बार डिस्टेम्पर कोई डिजीज़ होती है एक, कैनाइन उसमें डिसऑर्डर हाँ है। उसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। तो ये अलग अलग डिजीज़ हैं, और अगर आप डायग्नोसिस आपने प्रॉपर कर लिया तो आपका क्योर हो क्यूरेबल सकता है नहीं? वो कई क्यूरेबल जगह है। सुना सर, जैसे कि एक बार कैनाइन डिस्टेम्पर अगर किसी को स्टार्ट हो चुके हैं तो वो जनरली कहते हैं कि डॉग बेचारा चला ही जाता है, सही नहीं हो पाता। नहीं, सर्वाइव भी करते हैं सर उसमें, करते हैं करते हैं। प्रॉपर केयर और प्रॉपर बिल्कुल मेडिकेशन प्रॉपर से, मेडिकेशन से सर्वाइव करते हैं। मतलब कर सकते हैं बिल्कुल कई। कर सकते हैं कई पेशेंट्स के जो जो बेचारे जो ऑनर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये क्या ही हो गया उसको, मतलब उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही है और वो बिल्कुल ऐसे हो गया। और एक्चुअली वही ना, एक्सप्लेन करने का तरीका होना चाहिए कि एक तो पता होना चाहिए आपका वेट जो है वो पूरी तरह सक्षम सर हो। हर वेट सही प्रॉपर बात नहीं, है, सही नहीं बिल्कुल बता पाते, कई बार बिल्कुल। गाइड कर पाते, वो मिसलीड कर देते हैं कि यार ये तो सही नहीं होगा। सर देखो, वेट तो मैं नहीं कहूँगा, बट क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पता है एक बड़ी अजीब सी बीमारी है। लोग ना सलाह जो लेंगे ना, वो डॉक्टर से नहीं लेंगे, वो पड़ोसी से लेंगे। पड़ोसी ओनर से जिसका हाँ ऑलरेडी कुत्ता बिल्कुल, पाला वो हुआ हो। वो उससे पूछेंगे भाई तुमने डॉग पाला है, तुम्हारे डॉग को अगर ये हुआ तो हमारे डॉग को भी ये चीज़ हो सकती है। तो वो ये कभी भी ना कोरिलेट नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ें। अगर कोई डिजीज़ है तो वो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से पूछें। हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं कि पड़ोसी से पूछ लेंगे कि यार आप बता दो कि क्या हुआ है। दवाई तक पूछते हैं सर कि आपने बिल्कुल, इस बीमारी में उसको क्या दिया था। क्या दिया था ऑब्वियसली। वही सेम बीमारी मेरे डॉग को हुई है तो लाओ मैं वो दवाई आपकी। अब मैं दवाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो कई बार ना लोग कान पकड़ के बुखार बताते हैं और उसको पैरासीटामोल देते हैं, जबकि पैरासीटामोल का जो डोज रेट है ना वो इतना कम है डॉग्स के लिए। और जो एक पैरासीटामोल अगर आप देते हैं तो लीवर फेल्योर का उसका कारण बन सकती है। अच्छा, हाँ, एक पूरी पैरासीटामोल अगर आप एक डॉग को 650 mg की छः अगर सौ बात करें। पचास की आप पोलो को जो कालपोल या कुछ भी देंगे तो वो उसको पूरा उसका लीवर डैमेज कर सकती है, किडनी फेल्योर भी कर सकती है उसका। और इसको एस्टोमिनोफेनॉन पॉइजनिंग कहते हैं। और अच्छा, ख़ास तौर से मैं अगर बिल्लियों की बात करूं तो बिल्लियों में तो पैरासीटामोल प्रोहिबिटेड ही है। कई लोगों को तो पता भी नहीं है, वो बिल्लियों को भी पैरासीटामोल दे देते हैं। हाँ बुखार आया दे दिया। दे दिया तो बिल्लियों में पैरासीटामोल आप नहीं दे सकते, वर्जित है। जिस तरह से वर्जित शब्द ही अपने आप में एक संपूर्ण वो है। नहीं देना तो नहीं नहीं देना। देना तो नहीं देना है। पैरासीटामोल बिल्लियों में कतई ना दें। और अगर डॉग्स में आपने टेम्परेचर चेक किया है और बुखार अगर उसको आ रहा है 102.5 से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पहले आप डॉक्टर को फ़ोन करें। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ पैरासीटामोल दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, उसका जो भी बॉडी वेट बन रहा है, उसका डोज रेट जो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वो उसको आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। दवाई देंगे। ऐसे अंदाजे में पैरासीटामोल या नाइस या फिर ये इस तरह की जो हाँ चीज़ें नाइस, नाइस का बड़ा लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं बहुत सर यूज़ नाइस। करते हैं, तो ये चीज़ें ना दें। थोड़ा सा पैर में अगर उसको कहीं दर्द हुआ तो चलो ठीक है उसको नाइस दे दें, या कुछ भी अपने घर में कोई दवाई रखी है तो वो दे दें। इन दवाइयों का जो डोज रेट है ना बड़ा कम है सर, डॉग्स के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है वो। तो वो उनको नुकसान पहुंचाता है, वो फ़ायदा नहीं करेगा सर। नहीं तो जैसे मैंने देखा है सर, मेडिसिन को जनरली यूज़ करते हैं तो हम लोग देखा है कि ह्यूमंस की जनरली मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ होती हैं बिल्कुल डॉग्स के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो डोज रेट अलग होती है डॉग्स के और बिल्कुल कैट्स के लिए अलग होती बिल्कुल है और हाँ ह्यूमंस की अलग होती है। तो बिल्कुल वो हमें आइडेंटिफाई करके डॉग्स मतलब डॉक्टर के सलाह से ही हमें उसको बिल्कुल देनी चाहिए, देनी चाहिए क्योंकि दे देते हैं जी। जैसे आपने कहा अब वो नाइस तो गोली के लिए कहा। 50% लोग घरों में ऐसे ही करते हैं कि हाँ बोलो ठीक है, अच्छा ये हुआ तो चलो ये दवाई दे दो, अगर ये होता है तो ये दवाई दे दो। हाँ मालूम है तो ये मैं तो इसको गलत मानता हूँ सर। बेहतर होगा कि ये प्रैक्टिस बंद हो जाए। आप अपने वेट को फ़ोन करें और वो बता देंगे आपको। कोई भी वेट मेरे ख्याल से मना नहीं करता है। और एक चीज़ सर, ये जो हमारे जो ब्लड पैरामीटर्स होते हैं, जो आप लोग ब्लड हाँ जैसे हम लोग जैसे हम बिल्कुल अपनी भी कराते हाँ हैं, तो जब डॉग बीमार होता है तो जी आप लोग जी जी ब्लड की सीबीसी जैसे कराते हैं, जी। तो ब्लड पैरामीटर्स भी क्या इंसानों की तरह सेम है इनके? नहीं, इनके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। इनका जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो हमारे वैल्यू से चेंज होती है, अलग होती है। अलग होती है बिल्कुल। इनका कंप्लीट ब्लड काउंट में टेस्ट कराया जाता है। लीवर फंक्शन में SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और उसके अलावा प्रोटीन लेवल है, उसके अलावा बिलिरुबिन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके अलावा किडनी टेस्ट, अगर किडनी फेल्यूर जो हम टेस्ट करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें इनका यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड ये सब टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा उसमें क्लोराइड है और सोडियम पोटेशियम ये सब टेस्ट होते हैं। थायराइड है, डॉग्स में डायबिटीज़ भी होती है।
मैं डॉग आपको में डायबिटीज़ भी होती है डायबिटीज हमें होती है। ये मेरे 2-3 पेशेंट हैं जिनको इंसुलिन चल रहा है। हाँ मैंने भी सुना कई जगह कि डॉग में डायबिटीज़ बिल्कुल होती है। पहले डायबिटीज लोग सोचते थे कि डॉग में क्या ही डायबिटीज़ होती है, नहीं थायराइड का भी सोचते होंगे थायराइड होती है कि नहीं नहीं, होती, डॉग में थायराइड भी होती है सर। हाइपोथायराइडिज्म डॉग में होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती ओबेसिटी है, हो जाती है उनको। बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि लोग खुश होते हैं हमारा डॉग मोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ वो पता था मोटा थायराइड हो नहीं गई। होता, थायराइड होते हैं तो जो मतलब थायराइड भी होता है, बीपी भी होती है सर, ब्लड प्रेशर भी होता है सर, इनमें शुगर भी डायबिटीज़ भी होती होती है, है, इनमें पथरी भी होती है, इनमें कैंसर भी होता है, इनमें आपका मोतियाबिंद भी होता है, कैटरेक्ट भी होता मोतियाबिंद है। भी होता है। बिल्कुल इनमें कैटरेक्ट फिर भी उसका होता क्या है। इलाज होता है मोतियाबिंद के? सर्जरी आजकल होने लगी है सर कैटरेक्ट की। अच्छा कैटरेक्ट के डॉग्स के लिए है, ओल्ड एज में ओल्ड कैटरेक्ट एज की की सर्जरी सर्जरी हो जाती है। सिम्टम वही हमारे जैसे हमारे आंखों बिल्कुल में वाइटनेस आ जाती है, आती है, सेम वैसे ही वाइटनेस इनकी सेम आंखों में सिम्टम भी वही आती है। बिल्कुल सर, फिर उसका आप किसी सर्जन से आप उसको ट्रीट बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल। और भी अगर जैसे बात कर रहे हैं हम कैंसर का ट्रीटमेंट की, अगर बात करें डॉग्स में कैंसर का कितना जैसे सर चांसेस? डिपेंड करता है कैंसर कौन से एरिया में और किस तरह का कैंसर है। बेसिकली डॉग्स में ऑस्टियोसार्कोमा एक होता है जो रेयर कैंसर की बात करें जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, सॉरी रेयर नहीं, कॉमन कैंसर की बात। कॉमन तो मेमोरी, फीमेल में मेमोरी ट्यूमर जो है वो बड़े कॉमन है। ओल्ड एज फीमेल में जो न्यूटर नहीं करवाते हैं टाइम पे, उनमें मेमोरी ट्यूमर के होने के चांसेस 90% होते हैं। अच्छा तो उसमें फिर उनको रिमूव कराना ज़रूरी होता है सर। तो क्रॉस अगर नहीं कराया है हमने उसको तो वो हमें फिर दिक्कत मतलब कैंसर की संभावना है? देखिए सर एक एज है डॉग की कि उस वक्त तक आप उसको मीटिंग कराएं। मीटिंग मेरे कराएं। हिसाब से 4 से 5 साल तक की एज में आप डॉग्स फीमेल डॉग के बच्चे करा सकते हैं। उसके बाद बेहतर होगा उसको न्यूटर करा दें, क्योंकि ओल्ड एज में उसको फिर कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं। चाहे वो उसका यूट्रस को लेके पायोमेट्रा नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस में पस भर जाता है, या फिर उसके अलावा मेमोरी ट्यूमर की बात करें वो एक चीज़ होती है। बायोमेट्रा के साथ साथ में फिर उसमें किडनी पे भी इफेक्ट आता है। ये सारी चीज़ें हैं सर। अब कई लोग नहीं कराते सर मीटिंग, कई बार नहीं है घर पे तो वो जगह। न्यूटर कराते हैं। ये हमारे यहाँ पर होता है कि लोगों को समझाना पड़ता है कि हाँ न्यूटर कराना बेहतर है, बट जरूरी है कि मीटिंग कराना सर, मतलब एक पेट ओनर के अगर उससे देखा जाए कि क्या उसके लिए जरूर, कई लोग कहते हैं सर कि आप उसके बायोलॉजिकल चीज़ से खेल रहे हो, आप तो अगर फीमेल लेके आए हो तो आप एक बार मेट तो कराओ, उसके बच्चे कराओ। मैं तो पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैं ये मानता हूँ कि हर जो एंटिटी इस दुनिया में आई है उसको एक जो भी उसके राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। मदरहुड भी एक राइट है उसमें से, मदरहुड भी एक राइट है, तो मदरहुड भी मिलना चाहिए। फादरहुड भी एक राइट है। फादरहुड तो सर देखिए वो तो करा लेते हैं क्योंकि हाँ उनको तो फर्क नहीं कोई पड़ता उससे, लेकिन मदरहुड के लिए सर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो तैयार नहीं होते क्योंकि घर में बच्चे हो जाएंगे 3-4, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे फिर वो समय नहीं दे पाएंगे उनको, फिर एक कोई पालना भारी हो रहा है, यहाँ तो पता चला 4-4 हो गए। 4 हो गए। सही अब बात जब तक हम किसी और को देंगे अडॉप्ट के लिए, लेकिन हमें 45 दिन तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल 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 रखना पड़ेगा। तो नहीं आजकल लोग पता है क्या होता है, लोग बड़े समझदार हो गए हैं आजकल। लोग ना ज़्यादातर मेल पालने लगे हैं, हाँ, इसीलिए तो मेल पालते और हैं। फिर उसके बाद मेल पालते हैं और उसके बाद जब वो घर में हरकतें करना शुरू करता हाँ है ये एक बहुत तो बड़े एम्बेरसिंग बड़ी सिचुएशन एम्बेरसिंग सिचुएशन है। मेल पालने वाले हमारे पास में काफ़ी लोग आते हैं, डॉक्टर साहब इसने परेशान कर रखा है, ये माउंटिंग करना शुरू कर देता है, जब भी कोई आता है तो ये पकड़ के बैठ जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो चीज़ है कि उसके लिए भी उसको आप मतलब बेसिकली न्यूटर कराना ज़रूरी है। अच्छा मेल्स का भी है? बिल्कुल। ओके। यहाँ तो कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि हाँ बोले यूके यूएसए में ये प्रैक्टिस नहीं है। वहाँ पे ओनर अपनी मर्जी से आते हैं वेट के पास में कि डॉक्टर मेरा डॉग इतना बड़ा हो गया, अब इसको न्यूटर कराने की ज़रूरत है, तो आप न्यूटर कर दें इसको। अच्छा। यहाँ पर समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें। मेल्स के साथ ही होता है, फीमेल बेचारी शांत होती है। फीमेल तो शांत होती है, हाँ तो एक्सीडेंटल मीटिंग अगर हो जाए तो अलग बात है, वरना फीमेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ओल्ड एज में कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो होती हैं फिर, इसलिए मीटिंग न्यूट्रस की तो जरूरी है। बेहतर होगा कि एक बार मीटिंग करा दें, वो मदरहुड फील कर ले और उसके बाद में न्यूट्रल करा दें। ये मेरा पर्सनल मेरी राय ये है, बाकी फिर बाकी ओनर की मर्जी है फिर। हाँ क्योंकि सब देखिए सर सबकी सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल नहीं होती सबकी है। सिचुएशन एक जैसी, कई लोग होते हैं बड़े कॉशियस होते हैं हाँ, बच्चों बड़े को cautious लेके कि हाँ हमें बच्चे चाहिए। चाहिए, कई लोग कराते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर अब डॉग जो है वो मिडिल एज में भी आ गया, बूढ़े होने की कगार पे आ चुका है, अब अगर हम बात करें उसके एंड लाइफ की, तो उस केस में उस वक्त हमें किस तरह से डॉग को ट्रीट करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उसके, जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे अगर डॉग भी बूढ़ा होता है तो उसके बुढ़ापे में हमें क्या मतलब उसकी केयर करनी पड़ेगी, कैसे करनी चाहिए? देखिए ओल्ड एज में ना जैसे हम इंसानों की केयर करते हैं वैसे डॉग्स की केयर की भी ज़रूरी होती है। वो इतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं क्योंकि जो बेसिकली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बुढ़ापे में आती हैं, जिसमें आर्थराइटिस है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है जोड़ों का दर्द। डॉग्स में भी बड़ा कॉमन है ये आर्थराइटिस। उसके अलावा जो कैटरेक्ट है, दिखाई देना कम हो जाता है, और उसके अलावा हार्ट एनलार्जमेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाम की एक डिजीज़ होती है जिसमें
हार्ट का साइज बढ़ जाता है। इसके अच्छा। अलावा लीवर और किडनी के इश्यूज भी इनमें डेवलप होते हैं। एजिंग के प्रोसेस को आप बंद नहीं कर सकते, बंद तो नहीं कर सकते खैर, वो तो लेकिन नेचुरल है। ये है कि आप एजिंग को स्लो कर सकते हो। कैसे? चेंज करके अपना लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल, अपने डॉग का लाइफस्टाइल चेंज करना है। उसका प्रॉपर वॉकिंग होना चाहिए, उसका बेडिंग नॉर्मल के बजाय उसका थोड़ा गद्देदार बेडिंग होना चाहिए उसका। उसके ये देखिए कि उसके नेल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, वो अंदर जाके उसके खुद के अंदर तो नहीं धंस रहे हैं। और अगर कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत है, जैसे आइज़ के लिए विटामिन ए के सप्लीमेंट, आप उसको देना शुरू करें। 6 साल के बाद मैं ये मानता हूँ कि आपके डॉग को साल में एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूरी कराना है। ये आप अच्छा, ध्यान रखें। 6 साल के 6 होने साल के के बाद। बाद में एक बार साल में ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किडनी और लीवर के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप ऐसी स्टेज में डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जहाँ डॉक्टर के पास में भी करने को कुछ होता नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब आप एंड स्टेज पे जाके पहुँचते हैं। बोले हाँ डॉक्टर इसने 2 दिन पहले खाना छोड़ा है और हमें पता नहीं चला क्या हुआ, अब ये उल्टियाँ कर रही है और ये या उल्टी कर रहा है, अब आप देखिए इसको क्या हुआ है। डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करता है तो पता चलता है किडनी या लीवर फेलियर हो चुका है। तो उससे पहले ही आप ये करें कि क्योंकि एजिंग का जो मैंने कहा कि एजिंग के प्रोसेस को आप बंद नहीं कर सकते, स्लो कर सकते हो। स्लो कर सकते हैं। तो साल में एक बार ब्लड टेस्ट आप कराएं, और उसके बाद में जो भी इसमें चीज़ें अगर कोई शुरू हो रही है तो कमी उसको हो रही पहले है से तो ही आप पहले से उसको मैनेज कर लें, ताकि वो चीज़ें अपने पीक पे ना पहुंचे और डॉग थोड़ा सा क्योर्ड हो ठीक जाए। रहे। अगर कोई हाँ मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल अगर शुगर हो चुका है तो उसके शुगर की दवा। बिल्कुल तो शुगर का अगर बात, जैसे आपने बताया था कि जो शुगर होती है हाँ उसकी दवाइयाँ हमारी तरह ही होती हैं, बिल्कुल इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन को लगता है खाने के साथ। इंजेक्शन हाँ के बिल्कुल थ्रू ही इंजेक्शन जाता के है? थ्रू जाता है। क्या कोई मेडिसिन भी होती है? नहीं, उनका फूड आता है, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन डाइट आती अच्छा है अच्छा अच्छा। डायबिटीज़ के लिए, वो आप दें जिसमें शुगर कंटेंट कम होता है। क्योंकि हाँ कि हाँ ये आजकल एक प्रॉब्लम है कि बिल्कुल दे सकते हैं सर, ये चीज़ होती है। और आर्थराइटिस के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिसमें ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये चीज़ें आप आर्थराइटिस के लिए दे सकते हैं। ओल्ड एज में डॉग में प्रोस्टेट का बड़ा मसला आता है। प्रोस्टेट मेल का मेल्स मेल की तरह है, मेल बिल्कुल। मेल जो ह्यूमन मेल में आता है वैसे डॉग्स में भी आता है। तो उस केस तो में फिर आपको वही न्यूटर कराना पड़ेगा उसको। सर्जरी, हाँ बिल्कुल। और फीमेल जो डॉग्स हैं उनमें ओल्ड एज में यूट्रस की यूट्रस की कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्बिनेशन। तो वो होंगी। उसके अलावा हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारे ये एक्सरे में आप रूल आउट कर सकते हैं कि किसी का हार्ट एनलार्जमेंट तो नहीं हो रहा है, यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ट्यूमर बड़े कॉमनली डेवलप होते हैं ओल्ड एज में डॉग्स में। तो ये भी तो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चल सकता ये है? ब्लड टेस्ट में भी पता चल जाएगा, एक्सरे में भी पता एक्सरे चल में पता जाएगा। चल बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ आपको नज़र आ रही है ओल्ड एज में, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएं, पूछें उससे और उसका बेहतर इलाज करें। सर्जरी नीडेड है, सर्जरी। अब बिल्कुल सर्जरी से अगर बात हो रही थी सर, आप एक सर्जन हैं, तो जी। प्री सर्जरी से पहले और पोस्ट सर्जरी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे हम प्लान करें सर्जरी को, और फिर कैसे हम केयर करें आफ्टर सर्जरी अपने डॉग की? जहाँ तक सर्जरी की बात करूँ तो डॉग्स में कोई भी सर्जरी ना, बेसिकली सारी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में ही होती है। जनरल एनेस्थीसिया में होती है? जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि डॉग हमारी तरह ना सीधा बिहेव नहीं करता कि आपने पर्टिकुलर कोई ऑर्गन की सर्जरी करनी है और आप तो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को डिसेंसिटाइज करें और उसकी सर्जरी करते हैं। वहाँ पे डॉग को आपको पूरा पूरा ही करना ही पड़ेगा? एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है सारी। तो सर्जरी से पहले आपको फास्टिंग की ज़रूरत है कि 4 से 8 घंटे की फास्टिंग आपकी ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आपको पानी और खाना दोनों आपको दोनों नहीं बंद देना करना होता पड़ेगा, है। बिल्कुल। उसके बाद में जब सर्जरी हो रही हो उससे पहले उसका ब्लड पैरामीटर्स चेक होने चाहिए कि उसका लीवर और किडनी जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कोई पैरामीटर्स बढ़े हुए तो नहीं है। क्योंकि एनेस्थीसिया के दौरान अगर पैरामीटर्स में कुछ गड़बड़ हुई तो एनेस्थीसिया उसको बैक ऑफ भी कर सकता है। जैसे ह्यूमंस में होता है, बिल्कुल ऑपरेशन से सेम, पहले वो सारी चीज़ें। बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आफ्टर सर्जरी जब वो रिकवर हो जाए तो उसके बाद में उसको गर्म जगह पे रखना होता है, गर्म कंबल में लपेट के रखना होता है, उसके साथ थोड़ी देर खेलना होता है, उसको मील्स जो आप दे रहे हैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में देना होता है, और उसके साथ थोड़ा सा प्लेफुल लेना होना होता है। ये सारी चीज़ें, ज़्यादा सर्जरी के बाद में ज़्यादा तेज़ दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ये सारी चीज़ों का तो आपको बहुत ध्यान ज़्यादा वो हाँ एक्टिविटी लेवल एक्टिविटी लेवल हमें जो थोड़ा रिड्यूस कम करना रखना पड़ता है। है। सर मुझे ध्यान है सर, वो सर्जरी जब मैंने कराई थी ना, हाँ मैंने 10-15 दिन के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को सबको मना कर दिया, घर पे मत आना भाई, कोई नहीं आएगा क्योंकि घर का गेट बजा नहीं और और इसने वो भौंकना चालू भौंकना किया चालू नहीं, किया नहीं। तो वो फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट बिल्कुल डालेगा। नहीं, अगर आप वो डॉग भौंकता है और उसकी कोई पेट पे सर्जरी हाँ, हुई है, कोई टाँके लगे हुए हैं, तो टूटने के चांसेस टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये मैंने तो खुद ने पर्सनली आपने ऑब्जर्व किया हुआ है ऑब्जर्व ये। किया हुआ है। तो एक बिल्कुल लोगों के लिए सलाह भी है ये कि बिल्कुल भाई आपको इस जब भी चीज़ का थोड़ा सर्जरी सा कराएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें सर। क्योंकि वो तो खेलेगा, उसको थोड़ी पता है कि क्या हुआ उसके साथ। बिल्कुल आप लोग सर, मैंने देखा है कि सर्जरी के तुरंत बाद डॉग को आप चलाने लग जाते हैं, हाँ क्यों? ऐसा ह्यूमंस में तो नहीं होता? नहीं, वो चलाना इसलिए कि उसको एनेस्थीसिया से रिकवर करना ज़रूरी होता है सर। अच्छा, क्योंकि जितना देर तक हम उसको लिटा के रखेंगे तो वो सेंसेस में नहीं आएगा। मैंने कहा माइल्ड
प्लेइंगफुल उसके साथ में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, उसके साथ एक्टिविटी थोड़ी सी करनी है ताकि वो सेंसेस में जल्दी आ जाए। क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद में हेलुसिनेशन की स्टेज होती है, उससे ओवरकम करना ज़रूरी है। हेलुसिनेशन की स्टेज क्या होती है? हेलुसिनेशन मतलब एक चार दिखना और अच्छा, दुनिया गोल गोल घूमना, जैसे लोग अच्छा ड्रिंक अच्छा, जो लोग वो ड्रिंक करने के बाद में हालत अच्छा, होती है, अच्छा, वैसी अच्छा, हालत अच्छा। उनकी डॉग्स की भी होती है। अच्छा, तो इसलिए आप उनको सर्जरी के तुरंत बाद आप उनको वापस रिकवर, एनेस्थीसिया से रिकवर करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। और फिर पोस्ट आप जब ऑपरेशन के बाद फिर उनके उसके बाद 5 से 7 दिन का उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीहिस्टामिन लगते हैं, वो उसको रेगुलर बेसिस पे देते रहें। मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रखें, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। और जनरली 10-15 दिनों में रिकवर कर जाता है? बिल्कुल आराम से कर जाते हैं सर, कोई उसमें तकलीफ नहीं होती है। और उसके बाद लाइफ टाइम तक मतलब उसमें उस एरिया में कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल जैसे बिल्कुल आराम से होता है। और किसी भी ऐसी कोई चीज़ है जैसे कोई बीमारी रिकरेंट हो जाए ऑपरेशन के बाद भी वापस होने के चांसेस हैं? जैसे कई बार आपने ध्यान नहीं दिया, उसका कोई सर्जरी हुई है, पेट में टाँके लगे हैं और उसने दौड़ भाग कर ली और वहाँ हर्निया हो जाता है कई बार। हर्निया वहाँ पे ह्यूमन्स में होता है। ह्यूमन में भी होता है, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि उसका मूवमेंट जो है वो ना होने दें। क्योंकि फिर बाद में सेकेंडरी कोई और चीज़ें ना बाकी और तो ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें कोई तकलीफ होती है ऐसे। ओके, क्योंकि बीइंग अ सर्जन आप भी ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि सर्जरी एक ऐसा पार्ट है सर किसी भी पेट ओनर के लिए कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। बिल्कुल, मैं तो उस दिन को अभी भी सोच के रूह कांप जाती है कि हम तो बस भगवान के सामने माला ही जपने लग जाते हैं कि साहब सब कुछ बढ़िया हो जाए। और मतलब हाँ, आप बीइंग अ सर्जन आपके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, डेली का काम है आपका, दिन में 10 सर्जरी कर रहे हैं आप, लेकिन हमारे लिए तो पहली बार, और वो भी इंसान नहीं है, वो एक आप जानवर की करा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उतना ही ध्यान रखते हैं उसका जितना हमें भाई इंसान को तो पता है सर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सही है। आप हमारा पेट काटा गया है या हमारे हाथ काटा गया है या कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, हमें पता है, उसको पता ही नहीं उसके साथ बेचारे के साथ क्या हो रहा है। सही बात, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको आपने काटा है पीटा है कुछ, बेचारा तो वो तो सारा जनरल एनेस्थीसिया में हुआ है ना, तो इसलिए उसको खबर ही नहीं है उसके साथ में हुआ गया। वो तो वापस उठ के ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल हूँ मैं, वो चीज़ है। उसके बाद जब उसको दर्द होता है तब उसको पता चलता है कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा है। अच्छा, उसके बाद भी बेचारे को ऐसा लगता है कि दर्द ही हो रहा है, उसको ये थोड़ी पता है मेंटली, वो सोच थोड़ी सकता है हमारी तरह। नहीं, ये तो पता होता है सर, उनको सब पता होता है कि ऑपरेट हुआ हूँ मैं। हाँ, अभी क्या पता उनको पता चलता है सर, सब पता चलता है। अच्छा, पता चलता है, पता चलता है सर। अच्छा, नहीं मैं तो ये जनरली सोचता था कि हमें तो पता है कि हमारा इमोशन समझते हैं, और ये चीज़ भी पता चलती है कि हाँ पर्टिकुलर बॉडी में कहीं अगर कोई ऑर्गन की सर्जरी पर्टिकुलर अगर वहाँ पेन होगा तो उसको पता चलेगा। हाँ, पेन तो पता चलेगा सर, पेन तो वो बता दे, वो उसका ये नहीं कहेगा कि हाँ बोले हार्ट में हुआ है तो सर कैसे, लेकिन वो चीज़ है कि हाँ उसको पेन हुआ ये तो पता चलेगा सर। लेकिन मैंने तो लेब्राडोर जो पाली थी सर, वो हाइपर एक्टिव ब्रीड थी, आप जानते हैं। उसको इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, उतनी ही बड़ी सर्जरी के बावजूद भी हमें उसने महसूस नहीं होने दिया कि साहब मेरा ऑपरेशन हुआ है। मतलब वही हमें उसको पकड़ के, मतलब सर्दियों का टाइम था, आपने जब ऑपरेशन किया था 22 दिसंबर की बात थी, हम लोग सर्दियों में रात को मतलब ज़मीन पे लेट के मैं उसको पकड़ के पूरी रात सोता था ठंड में, तो उतनी हाइपर एक्टिव थी, उसको फील ही नहीं होने दिया कभी उसने कि हमें मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतनी बड़ी सर्जरी उसको। हाँ, ये चीज़ की उसको कैसे पता चलेगा सर, उसकी बेहोशी में सर्जरी हुई है। तो वो तो उसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैंने ओनर को एक्स्ट्रा केयर तो करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। और नहीं सर, मैंने ब्रीड का भी देखा है सर, कई ब्रीड ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलने देती हैं कि आपकी कुछ, आप वो बेचारी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल। और कई ऐसी होती हैं हल्की सी प्रॉब्लम हुई पसर जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कई डॉग तो इतने चालाक बोलूंगा मैं, हाँ, इतने चालाक होते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए अपना पैर उठा लेंगे जानबूझ के, बोले यार कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, चलो मैं पैर ऊंचा कर लेता हूँ, चलो वो लेट जाएंगे जानबूझ के, ऐसा कुछ। अरे मेरी वाली तो अलग थी, वो उसका तो कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, पड़ी हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। वो नेचर का फर्क पड़ता है। बिल्कुल, डॉग्स का भी अलग अलग नेचर होता है सर। बिल्कुल, हर जैसे इंसान का नेचर अलग होता है, डॉग्स का नेचर। हाँ, क्योंकि नेचर ऐसा है कि जब बच्चा, जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं तो वैसे ही बिल्कुल, बट डॉग्स में भी सेपरेशन। एक माँ के, जैसे हमने जो पाली थी तो उसमें 2 हम लोग लेके आए थे, एक मेरा फ्रेंड लेके आया था और एक मेरा, दोनों का अपोजिट नेचर, दोनों बहनों का, मतलब वो भी फीमेल थी और मेरी वाली फीमेल थी, दोनों का नेचर ही अपोजिट। वो ज़्यादा लव वैक्सीनेट कराने के उसको मन करता था और इसको कोई मतलब नहीं था। ये होता है सर, ये घर में भी होता है, इंसानों में भी होता है, 2 भाई होते हैं इनका स्वभाव अलग होता है, तो वो डॉग्स में भी होता है सर। चलिए सर, बहुत आज अच्छी जानकारी मिली हमें आपसे, और आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अब जो दिक्कतें हैं, जो सोच के रहे थे वो लोग कि भाई प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे हम उसको सॉल्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम्स का, और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब का डॉक्टर साहब ने शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिया। और अब आप खुशी खुशी डॉग को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, डॉग क्या इनफैक्ट कोई भी कैट है या अगर कोई और पेट चाहें तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत हमारा शो सुनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।